नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। शिशु निकेतन स्कूल में फीस को लेकर बवाल। पेरेंट्स ने लोगों से मांगा चंदा। स्कूल ने फीस के बिना रिजल्ट देने से किया इनकार। नगर निगम ने मोटर मार्केट में चलाया अतिक्रमण अभियान। भाजपा ने रुकवाया। और ट्राई सिटी में कोरोना के 627 नए मामले। चंडीगढ़ में 2 की मौत। और अब खबरें विस्तार से। शहर में सेक्टर 22 के स्कूल के बाहर फीस को लेकर खूब हंगामा हुआ। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं और अगर पेरेंट्स वे भी देने के हक में नहीं तो उन्हें किश्तों में भी फीस देने का अधिकार है। लेकिन स्कूल फीस दिए बिना रिजल्ट रोक रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी उल्लंघना थी। ऐसे में पेरेंट्स को गुस्सा फूट गया और उनकी टीचर के साथ हाथापाई तक हो गई। मौके पर पुलिस भी बुलानी पड़ी। बाद में लोगों ने बाहर ही डेरा जमा दिया और फीस के लिए लोगों से चंदा भी इकट्ठा किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ छात्रों के अभिभावक रोजाना शहर के अलग अलग स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। स्कूल की इस मनमानी के चलते सेक्टर 22 स्थित शिशु निकेतन स्कूल के बाहर अभिभावकों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अभिभावक स्कूल टीचर्स की सैलरी के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। दरअसल जब अभिभावक बच्चों का रिजल्ट लेने स्कूल पहुंचे तो स्कूल ने रिजल्ट देने से मना कर दिया और टीचर्स की सैलरी का हवाला देकर और 31 मार्च तक बकाया जमा करवाने को कहा, जिसके बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल के बाहर ही टीचर्स की सैलरी देने के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कोरोना महामारी के बाद सबको ही प्रॉब्लम हुई है, जिसमें से एक मैं भी हूँ कि हमारे तो सिर्फ यही रिक्वेस्ट थी कि स्कूल जैसे हमने आज तक स्कूल का साथ दिया, स्कूल को भी पेरेंट्स का साथ देना चाहिए था। 100% नहीं, 20%, 30% या 40% कुछ भी रिपेट देनी चाहिए थी, लेकिन जो स्कूल ने नहीं दी है। हमने किसी ना किसी तरीके से वो फीस जमा कराई है। सर मामला है वह कि भी सीधी जी गल है, स्कूल ਆਪਾਂ जिसले रिजल्ट ਲੈਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਂਗੇ। तो ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ टीचर्स के वास्ते चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। कोई करोड़ों रुपए कमाने वाले स्कूल जिन्हें 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ कर रहे हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास भी बहुत बार जा चुके हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि प्राइवेट स्कूल का हमारे साथ कोई लेना देना ही नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके बच्चे के एग्ज़ाम नहीं हो रहे, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आप स्कूल से बात कीजिए, हमारा कोई लेना देना नहीं है प्राइवेट स्कूलों के साथ। ये इश्यूज़ है, तो इसीलिए हम ये अपना बॉक्स लेके आए हैं कि ठीक है कि हमने फ़ीस इकट्ठी करनी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ये दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम भीख मांग लेते हैं, भीख मांग के हम अपने बच्चों की जो भी है फीस वगैरह पे कर देंगे। मामला बढ़ता देखकर स्कूल प्रशासन ने पुलिस को मौके पर बुलाया, जिसके बाद स्कूल टीचर्स भी बाहर आ गए। हालांकि टीचर्स की माने तो उन्हें पूरी सैलरी दी गई है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों से फीस जमा करवाने को कहा था, बावजूद इसके बच्चों का रिजल्ट नहीं रोका गया है। तो वहीं टीचर्स अभिभावकों के लगाए आरोपों से किनारा करते हुए नजर आए। तो सर ऐसा है कि हमें पूरे साल की हमें सारी सैलरी दी गई है, पूरा एरिया दिया गया है स्कूल से A to Z। तो हमारी जो हमारे प्रिंसिपल हैं मैम बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं, उन्होंने तो प्यार से को कहा था कि आप पूरे 31 मार्च तक इनको इंस्टॉलमेंट पे आप जमा करा दो, बट अब ये 31 मार्च को ड्रामा करने लगे हैं। रिजल्ट नहीं रोके, ये 26 को आए थे, इनको कहा भी 31 तक अपना ड्यूज क्लियर कर दो, रिजल्ट दे देंगे। रिजल्ट को रोक ही देते, वो आगे बच्चा हो गया, बच्चा प्रमोट कर दिया हमने, कह दिया इनको। और बोलो एक आधे डॉक्यूमेंट ही लेना ना, प्रमोट तो कर दिया बच्चा ने। अभिभावकों की माने तो कोरोना काल में उन्होंने स्कूल का साथ दिया और समय समय पर फीस भी देते रहे। तो वहीं अब स्कूल प्रशासन को भी अभिभावकों की स्थिति को देखते हुए फीस में रियायत देने की बात कही। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम ने अब तक की सबसे बड़ी अतिक्रमण हटाओ मुहिम सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में चलाई। 6 ट्रक भर के वहां से कबाड़ खड़ी गाड़ियों को उठाया गया। सैकड़ों बूथों के बाहर बने शेड भी तोड़े जाने थे, लेकिन भाजपा ने मौके पर पहुंचकर इन शेडों को तोड़ने का काम रुकवा दिया। अरुण सूद और मेयर भी वहां मौके पर पहुंचे थे। क्या हुआ वहां पर, आइए देखते हैं।
चंडीगढ़ नगर निगम में अब तक की सबसे बड़ी ड्राइव चलाई गई, जिसके तहत नगर निगम के अधिकारियों द्वारा सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में काफी संख्या में अज्ञात खड़े वाहनों को उठाया गया। नगर निगम की करीब 3 घंटे तक यह ड्राइव चली, जिसमें नगर निगम अधिकारियों की ओर से मोटर मार्केट में काफी समय से अज्ञात पड़े वाहनों को उठाया गया, जिसमें निगम द्वारा 6 ट्रक भर के इन वाहनों को ले जाया गया और चालान भी काटे गए। नगर निगम की माने तो उन्हें काफी देर से शिकायतें मिल रही थी कि मोटर मार्केट में काफी वर्षों से वाहन खड़े हैं, जो ऐसे ही मार्केट के सामने हमेशा खड़े रहते हैं, जिनके मार्कों का कोई अता पता नहीं है। वहीं दूसरी ओर मोटर मार्केट की ओर से इसका विरोध किया गया, जिनका कहना था कि वे मोटर मार्केट में काम करते हैं तो काफी वाहन खड़े रहते हैं, जिनका वे समय समय पर काम करते हैं। आज नगर निगम ने उन सभी वाहनों को जब्त कर लिया। ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈੱਡ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਤੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਪੇਟੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਡੰਪ ਗੱਡੀ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਐਗਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। प्रहलाद शर्मा। प्रहलाद जी, जिस तरह आज कार्रवाई हुई है, जबकि अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, किस तरह देख रहे हो? नहीं, अरुण सूद जी ने हमें ये आश्वासन दिया था कि आपकी शेड के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाकी जो एनक्रोचमेंट, जो पब्लिक प्लेस पे एनक्रोचमेंट है, वो कार्रवाई होगी और वो होनी भी चाहिए। लेकिन जो शेड है उसके लिए वो कहते हैं कि भी जो वर्क एरिया है उसके ऊपर शेड है, वहाँ पर जो मैकेनिक काम कर रहा है उसको धूप में वो मैकेनिक काम नहीं कर सकता, बारिश में भी काम नहीं कर सकता। इवन अगर कोई गाड़ी रिपेयर करवाने आया है, वो कस्टमर भी धूप में खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए वो शेड आवश्यक है। जो 10 फुट या 12 फुट का वर्क एरिया जो मैकेनिक को अलॉट किया गया है, वहाँ पर शेड की आवश्यकता है। और उसके लिए उन्होंने बात किया कि वो प्रशासन से भी बात करेंगे कि ये शेड अलाउ की जाए। बता दें कि सेक्टर 48 की मोटर मार्केट में बिना किसी जानकारी के निगम के अधिकारी पहुंचे हुए थे, जिसका स्थानीय मार्केट के लोगों द्वारा विरोध भी किया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पूर्व क्रिकेटर और कलाकार योगराज सिंह ने कहा है कि पंजाब में एमएलए पर हुआ हमला एक साजिश है, क्योंकि केंद्र चाहता है कि पंजाब में इलेक्शन के समय ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि राष्ट्रपति राज लागू करना पड़ जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्हें राजनीति का एहसास नहीं था, लेकिन वर्तमान हालातों को देख के वो समझ गए कि राजनीति क्या होती है। और क्या कहा योगराज ने, आइए देखते हैं। योगराज सिंह ने कहा कि पहले मुझे राजनीति का एहसास नहीं था कि कैसे राजनीति होती है। हैरानी की बात है कि जब भी चुनाव होते हैं तो हालात खराब होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अब उस वक्त हमला हुआ जबकि आंदोलन चलते इतना समय हो गया है, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ। मुझे शक है कि जो ये हालात बन रहे हैं तो उसमें सरकार चाल चल रही है और राष्ट्रपति शासन लग सकता है। योगराज सिंह ने कहा कि मुझे डर लगता है कि किसानों की आड़ में पंजाब लूट न जाए, जो कि पहले ही लूट चुका है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसान खुश था जब ये बिल नहीं थे, या फिर ये वापस हो गया तो खुश होगा? सभी संगठनों को एक होकर चुनाव लड़ना चाहिए। लोग मुझे कहते हैं कि सिंघू को मैं प्रमोट करता हूँ, जो सही नहीं है, लेकिन उस जैसा नेता कोई नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਬੇਦਾਗ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ, ਇੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਪਿਛਲੇ 73-74 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की गल कर सवाल है भाई कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस पार्टी छड़ के अलग पार्टी या अलग फिर बनानी चाहिए है। मैं कहना जी जेड़ी मर्जी पार्टी च रहे। या तो मेरी गल तो सुन लो, जवाब पूछे तो फिर सवाल मैं जवाब देना। जेड़ी मर्जी पार्टी च रहे, जिथे मर्जी जावे, मैनू इन्ना पता वो लीडर है, जे उन्होंने जाके सारा पंजाब इकट्ठा होकर लैके आऊगा तो वह जरूर
आके तुहाडी अगवाई करूगा। मेरा मतलब सिर्फ इन्ना ही। बहरहाल अब देखना ये होगा कि योगराज के इस बयान के बाद राजनीति में क्या भूचाल आता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट। मोहाली के गांव माजरा में होली के रंग में उस समय भंग पड़ गया जब पार्टी में दो गुट आपस में भिड़ गए। विवाद के दौरान दोनों गुटों में हुई हाथापाई और डंडेबाजी के बाद एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। सड़क पर ये सन्नाटा क्यों पसरा पड़ा है, इसकी हकीकत जान दंग रह जाएंगे आप। जहां एक और पूरे देश में होली का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पंजाब में कई जगह दिन दिहाड़े सड़कों पर खून की होली खेली जा रही थी और उसी की गवाही दे रही है ये सुनसान सड़क, जहां दो गुटों में खूनी झड़प हुई और झड़प इतनी खतरनाक और खौफनाक थी कि फायरिंग के दरमियान एक नौजवान की जान चली गई। बता दें कि होली वाले दिन मोहाली के मुल्लापुर गांव के नजदीक माजरा रोड पर दो गुटों में झड़प हुई। झड़प के दौरान फायरिंग भी हुई और फायरिंग के बीच जहां एक नौजवान की मौत हो गई तो वहीं दो गंभीर तौर से जख्मी हो गए। मामले के संबंध में बताया गया कि गोली एक नौजवान की छाती पर लगी थी, जिसको पीजीआई में गंभीर अवस्था में दाखिल करवाया गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे नौजवान की बाजू पर गोली लगी थी। होली वाले दिन हुई इस गोलाबारी के दौरान इस हादसे के दरमियान फायरिंग ही नहीं हुई, यहां पर तेजधार हथियारों का भी दो गुटों ने इस्तेमाल किया, जिसमें एक नौजवान पर तेजधार हथियार से इस कदर वार किया गया कि वो गंभीर तौर पर जख्मी हो गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में उपचाराधीन करवाया गया है। वहीं पुलिस अब इस मसले की जांच कर रही है। ਇਹ ਜੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਮਾਜਰਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਹੂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਜੀਆਈ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਹਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੋਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਥਰਡ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਣਜਾ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਰਕਪੁਰ ਬਲਟਾਣੇ ਤੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀਜੀਆਈ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੇ ਕੱਢ ਗਈ ਗੋਲੀ। ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲਾ ਬੁੱਲਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਪਸੀ ਜੋਸੀਆਂ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਖੈੜ ਉਹਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੈੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦਾ था जी, BA करता था। हाँ जी, 23 साल की उम्र है। 23 साल। हाँ जी। बता दें कि मोहाली और आसपास के इलाकों में लगातार फायरिंग के मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन खरड़ के बीच दिन दिहाड़े एक महिला प्रॉपर्टी डीलर के ऊपर भी फायरिंग करने का मामला सामने आया था, जिस संबंध में अभी तक पुलिस के हत्थे कोई भी आरोपी नहीं चढ़ा है। तो वहीं अब मोहाली की ये सुनसान सड़क इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पर क्राइम लगातार कितना बढ़ता जा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन का असामाजिक अंसरों के अंदर तनिक भी खौफ नहीं है। लेकिन देखना यह होगा कि इस मामले के संबंध में
पुलिस क्या कार्रवाई अमल में लाती है और आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक कर पाती है? पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब विश्वविद्यालय में कोरोना काल को लेकर बंद हुई लाइब्रेरी को खोलने के लेकर स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर स्टूडेंट्स ने वीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और लाइब्रेरी को खोलने की मांग की। साडा एका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कैंपस और लाइब्रेरी को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में सभी छात्र संघों ने अब प्रदर्शन और तेज करना शुरू कर दिया है। ये छात्र संघ इस फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के लगभग सभी छात्र संघ शामिल हैं, जिन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और घंटों तक प्रदर्शन भी किया, जिसमें काफी संख्या में छात्र शामिल थे, जिनका कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन और वीसी को कैंपस व लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। जब अन्य एजुकेशन संस्थान खुल सकते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों? पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और वे स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहते हैं। रिसर्च स्कॉलर और अन्य स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाइब्रेरी को ही बंद कर दिया है। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲੜਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਐਸਐਫਐਸ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। डिमांड की है ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਕੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਸ ਦੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बहरहाल इन सभी छात्र संघों ने चेतावनी दी है कि जब तक यूनिवर्सिटी कैंपस और लाइब्रेरी को नहीं खोला जाता तब तक उनका यह प्रदर्शन चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट। पंजाब के अबोहर से भाजपा के विधायक अरुण नारंग पर मलोट में हुए हमले को लेकर पंचकुला भाजपा द्वारा पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और पंचकुला भाजपा के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सारा प्रकरण कांग्रेस की मिलीभुगत है। उन्होंने कहा कि वे इस घटना की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में कांग्रेस ने ही यह हमला करवाया है। पंजाब में हुई भाजपा विधायक की पिटाई के मामले में हरियाणा में सियासत गरमाना शुरू हो गई है। बीजेपी विधायक की पिटाई के विरोध में आज प्रदेश भर में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में यमुनानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पंजाब की अमरिंदर सरकार का पुतला फूंककर कांग्रेस व अमरिंदर सिंह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। भाजपा कार्यकर्ता यमुनानगर में सुबह ही एकजुट होना शुरू हो गए और इसके बाद इन लोगों ने अमरिंदर सिंह के पुतले पर पहले तो जूते मारे और फिर इसको आग लगाई। प्रदर्शनकारी बीजेपी नेताओं का कहना था कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के साथ ऐसा होना शर्मनाक है और यह सब अमरिंदर सरकार की ही देन है।
पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि विधायक जब एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, जब वहां पहुंचे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री की शय पर वहां गुंडागर्दी की, अश्लील व्यवहार कहूँगा मैं, अनुशासन में रहकर उन्होंने कपड़े फाड़े विधायक के, जनप्रतिनिधि के साथ या समाज के किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार का व्यवहार कभी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपेक्षित नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना रोष प्रकट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनके कानों पर भी जूं रहेंगे और वो लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करे। इसलिए हम अमरिंदर का, कांग्रेस का आज पुतला फूंक रहे हैं। वहीं पंचकुला में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंजाब की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पंचकुला भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि यह सारा प्रकरण कांग्रेस की मिलीभगत है। अजय शर्मा ने कहा कि वह इस घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि इस मामले में शामिल जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पंजाब की कांग्रेस सरकार के राज में हमारे विधायक के ऊपर जिस तरह से मारपीट और अभद्र व्यवहार हुआ है, वो उसको लेकर आज हमने यहाँ पे रोष प्रदर्शन किया है और इसकी जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ उतनी कम है। आज हम मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो लोग इस काम के पीछे दोषी हैं उनको सख्ती से लेना चाहिए और सख्त से सख्त उनको सज़ा देनी चाहिए और सलाखों के पीछे रखना चाहिए। बिल्कुल ये कांग्रेस सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल फेलियर है और एक वो सिटिंग एमएलए हैं, ये कांग्रेस की ही इसमें मिलीभगत है, तभी ये ऐसा हो पाया है। बिना सरकार के ये काम नहीं हो सकता था। मैं ये मानता हूँ कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों का बड़ा नाम लेकर, हमारे बड़े बड़े किसानों का नाम लेकर वो अपना राजनीतिक फ़ायदा उठा रहे हैं। हमें हक है अपना विरोध जताने का। हमारे पंजाब के सिटिंग एमएलए जो कि इतनी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और विपक्ष ने उनके साथ जो इतना बुरा बर्ताव किया है उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं, क्योंकि ये एक ओछी राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सारी दुनिया इस उदाहरण को देख रही है कि विपक्ष ने किस प्रकार का कृत्य किया है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी कमी है और पंजाब तो एक उदाहरण के रूप में है कि वहाँ पे कभी भी लॉ एंड ऑर्डर सही तरीके से नहीं चलता। और दूसरी बात, जो किसानों की बात की जा रही है, लेकिन किसानों की आड़ में सबको पता है कि विपक्ष जो बोलते ना एक ओछी राजनीति, एक गंदी राजनीति का प्रमाण सारी दुनिया के सामने दे रहा है, वो सबको अब दिखाई दे रहा है और उनका जो ये नकाब है वो बहुत जल्दी उतर जाएगा। देखिए, हम तो यही कहते हैं कि प्रजातांत्रिक देश के रूप में यहाँ पे हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप कहिए, लेकिन सही तरीके से कहिए। इस प्रकार के कृत्य कार्य करके, गंदे कार्य करके आप कम से कम भारत देश का नाम बदनाम मत कीजिए और सबको सही तरीके से अपने देश में सांस लेने दीजिए, रहने दीजिए। पंजाब में हुई भाजपा विधायक की पिटाई के मामले को लेकर प्रदेश में सियासत लगातार गर्माती जा रही है। बीजेपी मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर ही इस मामले में मिलीभगत के आरोप लगा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव किशन ढुल की अध्यक्षता में एक बैठक आज पंचकुला में हुई। इस बैठक के बाद उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस विभाग के कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है, जो कि 31 मार्च से लागू होगा। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के प्रदेश भर के सभी मंडल बाल कल्याण अधिकारियों, जिला बाल कल्याण अधिकारियों व कार्यक्रम अधिकारियों एवं मुख्यालय के अधिकारियों की बैठक का आयोजन पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित लोकार्पण विभाग के विश्राम गृह में आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण ढुल ने की। वहीं कार्यक्रम के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के महासचिव कृष्ण ढुल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल व हरियाणा के राज्यपाल
राज्यपाल सत्येंद्र नारायण आर्य का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाल कल्याण विभाग के कर्मचारियों का मानदेय पिछले लगभग 1 वर्ष से रुका हुआ था, जिसे न केवल 31 मार्च को जारी करने के आदेश आज की बैठक में सभी अधिकारियों को दिए गए हैं, वहीं परिषद के बजट को 10 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया है। जब से मैंने ज्वाइन किया है हम लोग बजट की समस्या से जूझ रहे थे और इस बार कोविड के कारण पिछली बार हमारा बजट सैंक्शन तो हो गया था लेकिन हमें मिल नहीं पाया था क्योंकि कटौती हो गई थी। इस बार जब माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमारी संस्था के प्रधान राज्यपाल जी से चर्चा की तो उन्होंने हमारे बजट को 10 करोड़ से 25 करोड़ का जो बजट था वो कर दिया। उससे हमारा जो स्टाफ पिछले 12-15 महीने से मानदेय में और वेतन से जूझ रहा था उससे उनको निजात मिलेगी और हम लोग बहुत जल्दी ही 31 मार्च यानी कि कल से पहले हम उनके खाते में जो राशि है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। एक तो मुख्य तौर पर आज हमारे मंडल बाल कल्याण अधिकारियों और जिला बाल कल्याण अधिकारियों के साथ बैठक का ये प्राय था। दूसरा ये था कि डोनेशन के दरमियान हमने जो पैसा इकट्ठा किया उस पर भी चर्चा की थी। मेरे कार्यकाल में करीब 30 करोड़ रुपए की डोनेशन की जो राशि है वो हमारे हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद को मिली है। और नए बाल भवनों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 हमारे बाल भवनों का उद्घाटन किया जो बन करके जनता के लिए बच्चों के लिए तैयार हैं और एक नरवाना में करीब 3.25 करोड़ रुपए की राशि से हमारा जो बाल भवन है उसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने आधारशिला रखी है और करीब करीब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बाल भवन जो है वो बन करके तैयार हो गया है गुरुग्राम में, जिसकी लागत करीब करीब 25 करोड़ रुपए है। तो और भी बहुत सारे हमारे डिपार्टमेंट के कुछ इश्यूज़ थे और हमारे आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर जो किसी कारणवश केंद्र सरकार की परियोजना से बंद हो गए थे उनको भी हम लोगों ने केंद्र सरकार की योजना को बंद करके प्रदेश सरकार जो है वो उसको समायोजित कर रहा है और खुद जो है 5 नए आंगनवाड़ी वर्कर ट्रेनिंग सेंटर चलाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी बातें जो हम लोग बैठक के दरमियान करते हैं और कोविड के दरमियान 1 साल से बैठक नहीं हो पाई थी, इसलिए भी आज ये बैठक महत्वपूर्ण थी और ये सारा जो मूल विषय था आज की बैठक का सारांश यही था। बाल कल्याण परिषद के महासचिव के अनुसार पहली बार ऑनलाइन बाल महोत्सव आयोजित किया गया जिसमें लगभग 4 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है जिसके लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी प्रेक्षित करने के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। शिवसेना हिंदुस्तान का स्थापना दिवस हर साल की तरह इस बार भी चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में मनाया गया। पंजाब राज्य सचिव एवं चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चौहान के दिशा निर्देशों अनुसार वार्ड 16 के प्रमुख बलविंदर मलिक और समस्त वार्ड इकाई द्वारा सेक्टर 25D में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम काफी संख्या में भीड़ जुटाने में सफल रहा। और अब कोरोना अपडेट। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए और बार बार साबुन से हाथ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं। ना तो आप सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, ना आप मास्क पहन रहे हैं, जिसका परिणाम आपके सामने है। ट्राई सिटी में 24 घंटे गुजरे और 627 नए मामले सामने आ गए। 3 लोगों की मौत भी हो गई, जिनमें 2 चंडीगढ़ में और 1 मोहाली में हुई है, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 961 तक पहुंच गई। चंडीगढ़ में 265 नए मामले आए और 2 लोगों की मौत होगी। चंडीगढ़ में अब तक 389 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। पंचकुला में 99 नए पेशेंट आए, लेकिन वहाँ किसी की मौत की खबर नहीं है। वहीं मोहाली में 273 नए मामले आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई। मोहाली में अब तक 428 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। वैक्सीनेशन लगवाने की प्रक्रिया में भी लोग रुचि नहीं ले रहे, जो कि सबसे बड़ा कोरोना बढ़ने का कारण बन सकता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी अगर 45 वर्ष से अधिक हैं या आपको किसी बीमारी का भय है या आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप भी कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। खुद भी लगवाइए और आसपास रहने वालों को भी वैक्सीन के प्रति जागरूक कीजिए। खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 19.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम में नमी की मात्रा कम हो गई है, जो कि 30% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी मौसम विभाग का अनुमान है कि मौसम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। दिन के तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश शांडा को आगे दीजिए। नमस्कार।